वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ दोनों एग्ज़ाम के लिए टारगेट करते हुए ये टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप न्यू हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें हम लोग यूपी पीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अभी ये सब्जेक्ट वाइज चल रही है, इसलिए इसमें मैंने सबसे पहले साइंस से स्टार्ट किया है। तो साइंस के 160 प्रश्नों को अब तक हम लोग हल कर चुके हैं, बाकी के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप जीएस का सेक्शन अपना कवर करना चाहते हैं तो 1 बजे वाली क्लास भी इसी चैनल पर आती है। दोनों क्लासेस आप फॉलो करते रहेंगे तो आसानी से आप अपने टॉपिक्स को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट पर सर्च करेंगे, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है पीतल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। चांदी जो हीट की है सबसे अच्छी कंडक्टर होती है, बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाथियन क्या है? एक एल्गी है, एक पेस्टिसाइड या कीटनाशक है, ऑप्शन सी है विटामिन है या फिर कोई न्यू वैरायटी है मैंगो की। तो इसका राइट आंसर है ये एक तरह का पेस्टिसाइड है या कीटनाशक है, मेलाथियन। 163 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है लीनियस और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था जो भी स्पीसीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे आप अपना रिलीजन बताते हो, रिलीजन के बाद आप अपना नेम बताते हो, नेम के साथ सरनेम, इस तरह से क्लासिफिकेशन है ना। तो ऐसे ही कैरोलस लीनियस ने सभी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया कि कौन सा प्रोटिस्टा है, कौन सा एनिमेलिया है, इस तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था। और ये सबसे पहले इन्होंने किया, इसलिए इनको बोलते हैं वर्गीकी का पितामह। ठीक है, अब देखिए एक और नाम इसमें आता है आर एच विटेकर का भी, वो भी क्लासिफिकेशन से ही जुड़े हुए हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जब पूछा जाएगा तो कैरोलस लीनियस बताना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 164 क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखा था? द बुक नेम्ड सिस्टेमा नेचुरी हैज़ बीन रिटन बाय, ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है कार्ल लीनियस, ऑप्शन सी है लेमार्क या फिर ऑप्शन डी है हैकेल। और इसका राइट आंसर है कार्ल लीनियस ने लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, ये इनकी पुस्तक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है डिजीज़ और उनके कॉजिंग एजेंट से। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो जल जनित नहीं है, जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? पूछा गया है, नॉट लगा हुआ है। इसमें ऑप्शन ए है हैज़ा, ऑप्शन बी है चेचक, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस और ऑप्शन डी है टाइफॉइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो चेचक है या चिकन पॉक्स है ये वायरस की वजह से होती है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, मतलब पानी से होने वाला रोग नहीं है। इसके अलावा हैज़ा है, कॉलेरा है, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, ये सारे के सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। इसके बाद प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस? ऑप्शन ए है भार, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है आयतन और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। इसका राइट आंसर है डेंसिटी। वस्तु की मात्रा बदलने पर डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, बाकी भार, आयतन, द्रव्यमान इन सब में परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? द डिजीज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर बाय द यूज ऑफ, ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इनमें से किसी का भी प्रयोग करके कलर ब्लाइंडनेस को क्योर नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कलर जो रेड और ग्रीन कलर है इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, और ये जेनेटिक डिजीज़ है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन कलर है और रेड कलर है इसमें जो पेशेंट होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो ट्रेन वगैरह का सिग्नल वगैरह है ना, तो उसमें इसको प्रॉब्लम होती है रेड कलर और ग्रीन कलर पहचानने में। ऑप्शन डी राइट होगा, इसे क्योर नहीं किया जा सकता इन लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमेना दैट ऑकर्स ओनली इन लाइट एंड नॉट इन साउंड। ऑप्शन ए है व्यतिकरण, इसे इंटरफियरेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी है विवर्तन, ये डिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी है ध्रुवण। और इसका सही उत्तर होगा जो पोलराइजेशन है या फिर जो ध्रुवण है ये प्रकाश में तो होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब कुछ होता है लेकिन ध्रुवण या पोलराइजेशन नहीं होता। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम किस साइंटिस्ट ने दिया, पूछा गया है। ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जोसेफ प्राउस्ट ने, या फिर ऑप्शन डी है केवेंडिश ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के बारे में इसकी खोज किसने की। ऑप्शन ए है विलियम चैडविक ने, ऑप्शन बी है कार्ल एंडरसन ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज ने की थी। और इसका सही उत्तर है कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी राइट होगा। बाकी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो याद ही होगा, बस पॉजिट्रॉन आपको नहीं याद आया था तो आज ये भी याद कर लीजिए कि कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न थोड़ा इजी है कि जो अक्सर करके पूछा भी जाता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी का है कि पादप कोशिका की जो भित्ति है मुख्य रूप से किससे बनी होती है। प्लांट सेल वॉल्स आर प्राइमरीली मेड ऑफ शर्करा, सेल्यूलोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च, इनमें से किसकी बनी होती है। तो जो पादप कोशिका की भित्ति होती है या प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। इंडक्टेंस की यूनिट पूछी गई है। ऑप्शन ए है हेनरी है, ऑप्शन बी है वॉट, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरकत्व या फिर इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है। अगले प्रश्न में हैबर विधि का पूछा गया है, इसके द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। अमोनिया का, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फॉस्फोरिक एसिड का। और इसका राइट आंसर है अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है हैबर विधि द्वारा। 174 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। ऑप्शन ए है केवेंडिश ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स ब्राउन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक या ऑप्शन डी है जेम्स एंडरसन ने। केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इजी क्वेश्चन हैं वन लाइनर फॉर्म में, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर लेंगे तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। 175 क्वेश्चन, अगला देखिए, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनिया या ऑप्शन डी है क्लोरीन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। 176 क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में से बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पैरासेराथेरियम के बारे में पूछा गया है, किस जानवर की विलुप्त प्रजाति है जो एक्सटिंक्ट जीनस है उस कैटेगरी में आता है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल अदृश्य या ख़त्म होने की कगार पे जो है। इसमें गैंडा है, मगरमच्छ है, डायनासोर है, सांप है। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है, गैंडा है, जो इसकी एक प्रजाति है पैरासेराथेरियम जो कि अब विलुप्त होने वाली प्रजाति में से आ रही है। अगले प्रश्न में अफीम का बॉटनिकल नेम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एम्ब्लिका ऑफिसाइनेलिस, ऑप्शन बी है पेपेवर सोमिनिफेरम, ऑप्शन सी है रुबेल्फिया सर्पेंटाइन, ऑप्शन डी है सिनकोना स्पीसीज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनीफेरम जो है
ये इसका बॉटनिकल नेम है किसका? अफीम का। अगला प्रश्न है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड डिक्लेयर्ड इन 1975, इन 1980, इन 1996 और इन 2008। इसका राइट आंसर है इन 1980। 1980 में विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। अगला प्रश्न है, तरंगों का सबसे तीव्र गमन किसमें होता है? साउंड वेव्स हैव द मोस्ट रैपिड प्रोपगेशन इन सॉलिड, इन लिक्विड, इन गैस और वैक्यूम। इसका राइट आंसर देखिए, ठोस में सबसे ज़्यादा तरंगों का या साउंड वेव्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा प्रोपगेट कर पाती हैं सॉलिड में। सबसे कम किस में होगा? गैस में। ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, लेकिन जो द्रव है उससे थोड़ा सा कम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो तीव्र गमन होगा वो ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर होता है गैस में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अब इस प्रश्न में बताना है, निम्नलिखित में से किसे एक लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्यूप्राइट है, ग्रेफाइट है, हेमाटाइट है या क्रायोलाइट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, जेएम कीन्स को या जवाहरलाल नेहरू को? ऑप्शन ए है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है। 183rd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस मैमल? मैमल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि ओविपेरस है। ऑप्शन ए है कंगारू, ऑप्शन बी है मोनोट्रीम, ऑप्शन सी है वेल और ऑप्शन डी है चमगादड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनोट्रीम। ये अंडज मैमल्स हैं, मतलब अंडा देते हैं, ये मैमल्स की कैटेगरी में भी आते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 184th क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कॉजिंग एजेंट क्या है? फंगस है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फिर बैक्टीरिया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायरस है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है वायरस की वजह से। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? केमिकल फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए देखिए सोडियम सल्फेट है, ऑप्शन बी है सुपर फास्फेट है, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट। ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होता, बाकी सारे केमिकल फर्टिलाइज़र हैं सुपर फॉस्फेट, यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट। अगले प्रश्न में बताना है कि वायु दाब सबसे कम कब होता है? एयर प्रेशर कब लोवेस्ट होगा? विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, ऑटम सीजन में या फिर समर सीजन में? और इसका सही उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में या फिर समर सीजन में। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो प्रेशर है वो ऑलरेडी कम होगा, तो यहाँ पर वायु दाब ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। सबसे ज़्यादा कब होगा? तो शीत ऋतु में होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, किस लेंस का आप प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस या समतल कांच प्रयुक्त करके? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, इनमें से बताना है। और इसका राइट आंसर होगा, देखिए ये आप लोग को मैं पिछली वाली क्लास में भी किसी में करा चुकी हूँ क्वेश्चन ढंग से, पर फिर भी देख लीजिए। देखिए जब भी निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन बी राइट होगा, इसमें कॉनकेव या अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब आप लोग सोचेंगे निकट दृष्टि दोष है ये, इसको मायोपिया बोलते हैं, और इसमें दूर की जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष जब होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पास की चीज़ें वहाँ पर क्लियर नहीं दिखती। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिए, सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? अ सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर वैद्युत ऊर्जा में। कोई भी सोलर सेल होगा ये सौर ऊर्जा को क्या करता है? आपने बहुत जगह सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे, आप किस में यूज़ करते हो? उसको घर की लाइट में यूज़ करते हो, फैन चलाते हो, बाकी सब चीज़ें यूज़ करते हो ना। तो क्या करता है, जो सौर ऊर्जा है इसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया और मलेरिया। बहुत बार पढ़ चुके हैं और इसका उत्तर सीधे मैं बताऊंगी,
या ऑप्शन डी मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और ये किस मच्छर की वजह से फैलता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इससे कौन सा जो अंग है शरीर का वो प्रभावित होता है ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। ऑप्शन ए ठोस और द्रव में, ऑप्शन बी है ठोस और निर्वात में। यहाँ पे निर्यात नहीं होगा, ये कोई एक्सपोर्ट वाला नहीं है, ये वैक्यूम वाला निर्वात दिया गया है। ऑप्शन सी है गैस और द्रव में, अर्थात निर्वात और गैस में। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस और द्रव में कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी निर्यात लिखा है वहाँ पे निर्वात होगा, कंफ्यूज मत होइए। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हो गए साइंस के कुछ प्रश्नों को आज हम लोगों ने देखा, और मैंने धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। जैसे जैसे आप लोग और जुड़ते जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चंस का रिप्लाई देने लगेंगे, जैसा कि अभी तक तो आप पढ़ ही नहीं रहे थे, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू किए, मैं क्वेश्चन और ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाली हूँ। तो बस प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए अपनी, कंटेंट जो पढ़ रहे हैं दोपहर वाली क्लास में उसको प्रिपेयर करिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। अब जो नया पढ़ा रही हूँ वो नए वाले बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने बच्चे मेरे साथ बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पिछली प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। नए हैं तब भी पढ़िए, वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर कर पाएंगे। लगभग सब्जेक्ट वहाँ पे भी कंप्लीट करा दिए गए। तो सारी प्लेलिस्ट जो इस चैनल पर है वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको फॉलो कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछिए। और मैं रोज़ आपको कोई ना कोई होमवर्क देती हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन आप लोग आंसर नहीं करते, बहुत कम ही बच्चे करते हैं, 1 या 2 बच्चे करते हैं। 1-2 बच्चे तो इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि वो आंसर बहुत अच्छे वे में लिख के देते हैं। मैं उनका आगे जब लाइव सेशन करूँगी तो ज़रूर उन लोगों का नाम बताऊँगी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं और बढ़िया से कमेंट कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन पूछो। तो आप सभी लोग पार्ट लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे पूछ लीजिए, जिससे मुझे अगली क्लास में याद रहे कि आप लोग को इन क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।